हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विज्ञान यानी साइंस का अध्याय 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कि आपने इस पाठ में क्या कुछ सीखा। जैसे कि बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने क्या सीखा। और सबसे पहला बिंदु है यहाँ पर आपके लिए, आप इन्हें याद रखें। वन्य प्राणी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसे नाम हैं जो वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण तथा परीक्षण के लिए बने होते हैं। नंबर 2, किसी क्षेत्र के सभी पौधे एवं जंतु उस क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात से जाने जाते हैं। तीसरा, जैव विविधता का अर्थ किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न किस्मों से है। चौथा पॉइंट है संकटापन्न स्पीसीज, वह स्पीसीज है जो विलुप्त होने के कगार पर आ चुकी है। पांचवा पॉइंट है आपके लिए विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, किसी क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती हैं। अगला है छठा पॉइंट, रेड डाटा पुस्तक में संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रहता है। सातवां पॉइंट आपके लिए प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीसीज का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष की विशेष अवधि में विशेषकर प्रजनन के लिए चलन होता है। इसके बाद आठवां पॉइंट पुनर्वन रोपण, नष्ट किए गए वनों को पुनः स्थापित करने के लिए रोपण करना है। नौवां पॉइंट है बच्चों हमें वृक्ष, ऊर्जा और पानी की बचत के लिए कागज़ की बचत, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करना चाहिए। ठीक है, तो आप इन मुख्य बिंदुओं को याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। पूरे पाठ में आपने क्या कुछ पढ़ा इसी का यहाँ पर जो है सार दिया गया है कि आपने क्या कुछ इस पाठ में सीखा। इसके बाद आइए जान लेते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। अभ्यास प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिक्त स्थान दिए हैं जिनको आपको भरना है। और क्या है पहला, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित होते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है यहाँ पर आपको लिखना है। दूसरा यहाँ पर ख, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली स्पीसीज कहलाती है। क्या कहलाती है यहाँ पर आपको लिखना है। आप लगातार देखते रहे वीडियो, अभी हम आपको इनका उत्तर यहाँ पर बताने वाले हैं। और ग है बच्चों प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से, और फिर यहाँ पर आपको भरना है परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो क्या लिखना आपने यहाँ पर, ये आपके लिए क ख ग 3 है। तो यहाँ पर जो है तीनों में आप लिखेंगे, क वाले में लिखेंगे अभ्यारण्य, ख वाले में लिखेंगे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज और ग वाले में लिखेंगे जलवायु में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप तीनों में यहाँ पर इनको भर सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। और क है वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। ख है चिड़ियाघर एवं अभ्यारण्य। ग है संकटापन्न एवं विलुप्त स्पीसीज। और ग है वनस्पति जात एवं प्राणी जात। तो इन सब में आपने क ख ग जो दे रखे हैं बच्चों, इन सब में आपने अंतर स्पष्ट करना है, बताना है कि इन सब में क्या क्या अंतर है। तो उत्तर में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, लिखेंगे उत्तर और एक टेबल सी बना लें यहाँ पर आप ऐसी, जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, एक टेबल सी बना लेंगे। और उसके बाद ठीक इसी प्रकार आप लिखना शुरू करें। यहाँ पर लिखेंगे आप क वन्य प्राणी उद्यान, और यहाँ पर लिखेंगे जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, और यहाँ पर लिखेंगे वनों के तरह कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ वन्य प्राणी जंतु परिरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, ये वन्य प्राणी उद्यान कहलाते हैं। तो इधर दूसरी साइड में लिखेंगे आप वन्य जीवन पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारस्परिक ढंग के जीवन यापन के लिए है। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस प्रकार से लिखें आप। इसके बाद अगला लिखेंगे आप ख में अंतर यहाँ पर बताएंगे, चिड़ियाघर और अभ्यारण्य में क्या अंतर होता है। पहला लिखेंगे मानव द्वारा निर्मित ये कृत्रिम आवास जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को रखा जाता है चिड़ियाघर कहलाते हैं। तो इस साइड में लिखेंगे वह स्थान जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं अभ्यारण्य कहलाता है। सेकेंड लिखेंगे चिड़ियाघर में वन्य प्राणी अपनी इच्छा से भ्रमण नहीं कर सकते, इनमें अधिकतर जीव पिंजरों में कैद होते हैं। और यहाँ पर अभ्यारण्य में लिखेंगे जंतुओं को एक प्राकृतिक आवास
प्रदान कराते हैं जिसमें कोई भी जीव अपनी इच्छा से भ्रमण कर सकता है। इसमें जीव किसी प्रकार कैद में नहीं होता। और यहाँ पर तीसरा लिखेंगे आप बच्चों, अगर वन्य प्राणियों के लिए अधिक आरामदायक स्थान नहीं है। ठीक है। और अभ्यारण्य के बारे में लिखेंगे, अभ्यारण्य वन्य प्राणियों के लिए आरामदायक एवं सुरक्षित आवास है। आई बात समझ में। इसके बाद लिखेंगे गय वाले का, तो संकटापन्न स्पीसीज और विलुप्त स्पीसीज। यहाँ पर लिखेंगे वह स्पीसीज जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, संकटापन्न स्पीसीज कहलाती हैं। इस साइड में लिखेंगे आप, ये स्पीसीज जो विलुप्त हो चुकी हैं विलुप्त स्पीसीज कहलाती हैं। उदाहरण के लिए डायनासोर। ठीक है। और उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखेंगे सफ़ेद चीता, शेर, हाथी, जंगली भैंसे आदि। और यहाँ पर है फिर आपके लिए वनस्पति जात और प्राणी जात। तो पहले लिखेंगे वनस्पति जात के बारे में, किसी क्षेत्र विषय में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। जबकि प्राणी जात में लिखेंगे किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। तो आई बात समझिए बच्चों, किस प्रकार से आप इनमें अंतर यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से लिखें आप, इसे गौर से देखें बच्चों। अंतर लिखने के लिए आप ध्यानपूर्वक देखें बच्चों, अच्छे से समझें इन्हें और उसके बाद अंतर लिखना शुरू करें। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न आपके लिए, वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। और यहाँ पर आपके लिए दे रखे हैं कै ख गै गै। कै में है वन्य प्राणी, ख में पर्यावरण, गै में गांव ग्रामीण क्षेत्र, गै में शहर शहरी क्षेत्र और गै में पृथ्वी। और इसके बाद चय में दे रखा है अगली पीढ़ी। तो यहाँ पर जो है आपने क्या करना है, इन पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है वनोन्मूलन का, इसके बारे में आपने चर्चा करनी है। तो इस प्रकार से आप उत्तर अपना लिख सकते हैं बच्चों। उत्तर लिखेंगे और क्या लिखेंगे, वन्य प्राणियों पर वनोन्मूलन का प्रभाव। और हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चों, हेडिंग डाल दें। उसके बाद लिखेंगे वनोन्मूलन से लगातार वन क्षेत्र समाप्त होते जा रहे हैं, जिससे वन्य प्राणियों का आवास क्षेत्र भी समाप्त होता जा रहा है। आवास न मिलने पर कुछ प्राणी मर जाते हैं तथा अन्य किसी दूसरे वन क्षेत्र की तरफ दौड़ते हैं, जिससे उस क्षेत्र के जीवों पर भी प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार वनोन्मूलन का सबसे अधिक प्रभाव वन्य प्राणियों पर पड़ता है। ठीक है। तो यह कै के बारे में यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे ख, और ख में लिखेंगे पर्यावरण और यहाँ पर हेडिंग डाल के लिखेंगे, हम जानते हैं कि हमारे पर्यावरण में प्राणी जगत तथा वनस्पति जगत दोनों आपस में अनेक पर्यावरणीय साधनों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। यदि वन, जिन्हें पर्यावरण के फेफड़े कहते हैं, काट दिए जाएंगे तो पर्यावरण में प्रदूषण तथा असंतुलन फैल जाएगा, जो संपूर्ण जीव जगत को प्रभावित करेगा। वन काटने के कारण CO2 की अधिक मात्रा के कारण उत्पन्न ग्रीन हाउस प्रभाव भी पर्यावरण को प्रभावित करता है। वन काटने पर वर्षा दर भी घटती है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं पर्यावरण के बारे में। इसके बाद बच्चों आगे लिखेंगे गै वाला, गांव या ग्रामीण क्षेत्र के बारे में। तो यहाँ पर हेडिंग डालकर लिखेंगे आप, हम जानते हैं कि वे ग्रामीण लोग जिनके गांव वनों के समीप हैं अपनी जीविका के लिए तथा अनेक दैनिक जरूरतों के लिए वनों पर निर्भर रहते हैं। यदि वन काट दिए जाएंगे तो इन लोगों का जीवन बहुत अधिक प्रभावित होगा। इसके साथ साथ वन काटने पर फैला पर्यावरण प्रदूषण तथा असंतुलन ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करता है। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से आप लिखते चले जाएं गांव या ग्रामीण क्षेत्र के बारे में। इसके बाद बच्चों अगला है आपके लिए घ वाला, शहर या शहरी क्षेत्र। हेडिंग डाल के लिखेंगे, शहरी क्षेत्रों में चलने वाले उद्योगों तथा फैक्ट्रियों में वनों से प्राप्त कई प्रकार के कच्चे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। यदि वन समाप्त हो जाएंगे तो शहरों में औद्योगिकीकरण सबसे अधिक प्रभावित होगा। साथ ही वनोन्मूलन के कारण उत्पन्न हुआ वायु प्रदूषण ग्रीन हाउस प्रभाव भी शहरी क्षेत्रों को बहुत अधिक प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से आप शहर या शहरी क्षेत्र के बारे में जानकारी दे सकते हैं बच्चों। इसके बाद लिखेंगे गै पृथ्वी, और यहाँ पर जो है हेडिंग डाल के लिखेंगे वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं। CO2 और O2 के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। वायुमंडल में CO2 की मात्रा को नहीं बढ़ने देते, लेकिन यदि वनोन्मूलन हो जाएगा तो पृथ्वी पर CO2 की मात्रा अधिक होने के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा, जो पृथ्वी के ताप को बढ़ा देगा, जिससे पृथ्वी का संपूर्ण जीव जगत प्रभावित हो सकता है। तो इस प्रकार से आप लिखें बच्चों यहाँ पर पृथ्वी के बारे में। इसके बाद लिखेंगे चय, अगली पीढ़ी, और हेडिंग डाल के लिखें बच्चों, हम जानते हैं कि वन हमारे प्राकृतिक संसाधनों में से एक, हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपनी प्राकृतिक धरोहर को अगली पीढ़ी के लिए बचाकर रखें, अन्यथा हमारी अगली पीढ़ी वनों से वंचित रह जाएगी और उन्हें वनोन्मूलन
से उत्पन्न हुई सभी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं यहाँ पर अगली पीढ़ी के बारे में। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न 4, क्या होगा यदि, और क ख ग है यहाँ पर 3, हम वृक्षों की कटाई करते रहें, और ख है किसी जंतु का आवास बाधित हो, और ग है मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाए, तो क्या होगा। तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे बच्चों। सबसे पहले क, हम वृक्षों की कटाई अगर लगातार इसी दर से करते रहेंगे तो कुछ समय पश्चात हमारे अधिकतर वन क्षेत्र समाप्त हो जाएंगे। वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे भौम जल स्तर भी नीचे गिर जाता है। भौम जल स्तर का मतलब समझते हैं ना आप, भूमि का जल स्तर नीचे गिर जाता है। वनोन्मूलन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ती है, जिससे प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। यदि वनों की कटाई अनवरत चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। इसके अलावा सूखे तथा बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों क। इसके बाद लिखेंगे ख, यदि किसी जंतु का आवास बाधित होता है तो यह उस जंतु के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा करता है। इसके बाद अगला है आपका ग, और यहाँ पर लिखेंगे यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाएगी तो मिट्टी की परत हटने से उसके नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगेंगी। इससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा में कमी होती है तथा इसकी उर्वरक शक्ति भी अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में बदलनी शुरू हो जाती है, या मरुस्थलीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। चौथा प्रश्न था ये आपका, और इसमें क्या कह गए, यहाँ पर जो है 3 आपके लिए थे ऑप्शन, और यहाँ पर पूछा था कि क्या होगा यदि ये कह गए जो लिखे थे यहाँ पर, इनके बारे में आपको बताना था। इसके बाद बच्चों आगे बात करते हैं। यहाँ पर 5वां प्रश्न है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। और यहाँ पर है क, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, और ख है संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों। के बाद अगला है बच्चों ग, कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं, कैसे। और ग है रेड डाटा पुस्तक क्या है। ग है प्रवास से आप क्या समझते हैं। उत्तर में आप सबसे पहले लिखें क, हमें हमारी जैव विविधता को बचाना चाहिए क्योंकि एकल जीव का पृथ्वी पर अस्तित्व संभव नहीं है। जैव विविधता के कारण ही पृथ्वी पर जीवों में संतुलन बना रह पाता है। अगला है ख वाले का उत्तर लिखेंगे, संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कुछ लालची लोग अपने निजी फायदे के लिए यहाँ पर रहने वाले जानवरों का शिकार करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संरक्षित वन भी वन्य प्राणियों के लिए अब सुरक्षित नहीं रहे। इसके बाद है ग वाला, तो ग का उत्तर लिखेंगे, आदिवासी लोग वनों में या वनों के निकट रहने वाले लोग होते हैं। ये लोग अपनी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति वनों से प्राप्त उत्पादों से करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ आदिवासी वनों पर निर्भर करते हैं। इसके बाद बच्चों अगला है घ, और घ का उत्तर लिखेंगे आप, वनोन उन्मूलन के कारक। और वनोन उन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का या अन्य कार्यों के लिए उपयोग करना। इसके बाद लिखेंगे आप, वनोन उन्मूलन के निम्नलिखित कारक हैं। नंबर 1 या फर्स्ट लिखें आप, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। सेकंड लिखेंगे घरों एवं कारखानों का निर्माण। और थर्ड लिखेंगे फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिखते चले जाएं। उसके बाद लिखेंगे वनोन उन्मूलन के प्रभाव, तो लिखेंगे फर्स्ट में पृथ्वी पर ताप बढ़ जाता है। सेकंड में लिखेंगे प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। थर्ड लिखेंगे भौमजल स्तर भी नीचे गिर जाता है। और उसके बाद लिखेंगे अगला, भूमि की उर्वरता में कमी आ जाती है। इसके कारण बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद यहाँ पर है आपके लिए गए रेड डाटा पुस्तक। तो रेड डाटा पुस्तक के बारे में लिखेंगे, वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक हैं। इस प्रकार से आप लिखते चले जाएं, याद भी करें बच्चों साथ साथ इन्हें। और इसके बाद है च प्रवास। तो प्रवास के बारे में लिखेंगे, प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीसीज का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष की विशेष अवधि में विशेष प्रजनन हेतु चलन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये 5वें प्रश्न का उत्तर आप लिखें और इसे अच्छे से याद भी करें। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है 6ठा प्रश्न यहाँ पर, और इसमें पूछा है फैक्ट्री एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत है? इस पर चर्चा कीजिए और एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो उत्तर में आप लिखें,
उत्तर लिखेंगे फैक्ट्रियों और आवास की मांग की आपूर्ति के लिए वनों की अनवरत कटाई हो रही है। यह न्याय संगत नहीं है, क्योंकि वन हमारी अमूल्य धरोहर है, हमारे मुख्य प्राकृतिक संसाधनों में से एक हैं। इसलिए हमें इन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। हम जानते हैं कि वन हमारे लिए बहुत अधिक आवश्यक हैं। ये वर्षा लाने में सहायक होते हैं, वायु में O2 तथा CO2 के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि वनों को हम बचाकर रखें। यदि किसी कारणवश हमें वनों की कटाई भी करनी पड़े तो हमें वनारोपण करना चाहिए। जहां तक संभव हो सके हमें वन उत्पादों को अन्य किसी दूसरे पदार्थों से बदल लेना चाहिए। लोग अपने निजी लालच के लिए औद्योगिकीकरण को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे लगातार वनों की कटाई हो रही है। उन्हें समझना चाहिए कि वन हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, हमें उन्हें अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बचाकर रखना चाहिए। अनावश्यक रूप से हमें वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपना इस छठे प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं। बच्चों ध्यानपूर्वक लिखें और इसे याद भी करें। इसके बाद आगे आता आपका सातवां प्रश्न बच्चों यहाँ पर, और इसमें पूछा है अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची तैयार कीजिए। उत्तर लिखेंगे अपने स्थानीय क्षेत्रों में हरियाली बनाए रखने में हम निम्नलिखित प्रकार से योगदान दे सकते हैं, और 1, 2, 3 करके लिखें। नंबर 1 अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, नंबर 2 पार्क आदि बनवाकर, नंबर 3 सड़कों के किनारे पेड़ लगाकर, नंबर 4 कागज बचाकर, नंबर 5 कम से कम पेड़ों की कटाई करके, और नंबर 6 लोगों को अधिक वृक्षारोपण के लिए जागरूक करके। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने 7वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 8वां प्रश्न आपका, वनोन उन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। तो उत्तर लिखेंगे वनों के विकास के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आई है, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ गई है, क्योंकि CO2 पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। अतः इसकी कम मात्रा के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन हो रहा है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ गया है, जिससे वर्षा दर में कमी हुई है। तो इस प्रकार से आप अपने इस 8वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहाँ पर 9वां प्रश्न है आपका, अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में सूचना एकत्र कीजिए, भारत के रेखा मानचित्र में उनकी स्थिति दर्शाइए। तो इसे आप जो है स्वयं से कर सकते हैं, क्योंकि आपका राज्य कौन सा है ये आपको मालूम होगा। आप अपने राज्य के हिसाब से राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में सूचना एकत्र कर सकते हैं और भारत के रेखा मानचित्र में उनकी स्थिति दर्शा सकते हैं कि कहाँ पर आपका राज्य है और उसमें कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। इसलिए इसका उत्तर आप स्वयं से लिखें अपने राज्य के हिसाब से। इसके बाद बच्चों अगला बात करते हैं यहाँ पर 10वां प्रश्न है, हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए, उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे उत्तर आप इस प्रकार से लिखें, हमें कागज़ की बचत वनों को बचाने के लिए करनी चाहिए। लगभग 1 टन कागज़ बनाने के लिए 17 वृक्षों की आवश्यकता पड़ती है। कितने वृक्षों की? 17 वृक्षों की। कितना कागज़ बनाने के लिए? 1 टन कागज़ बनाने के लिए। याद रखेंगे आप। कागज़ की बचत से वनों के साथ साथ हानिकारक रासायनिक पदार्थ, जल तथा ऊर्जा जो इसको बनाने में प्रयुक्त होते हैं की भी बचत होती है। अतः निम्नलिखित कार्यों के द्वारा कागज़ की बचत की जा सकती है। और वो क्या क्या कार्य हो सकते हैं बच्चों, आप इन्हें लिखें। नंबर 1 लिखें पुनः चक्रण, नंबर 2 मितव्ययता से उपयोग, और नंबर 3 पुनः उपयोग, और नंबर 4 जन जागरूकता अभियान चलाकर। तो इस प्रकार से आप अपने इस 10वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। आगे आपका 11वां प्रश्न, दी गई शब्द पहेली को पूरा कीजिए। और यहाँ पर जो आपके लिए एक शब्द पहेली होगी, ऊपर से नीचे लिखना है आपने और बाईं से दाईं ओर को। तो ऊपर से नीचे क्या लिखना है, ऊपर से नीचे की ओर लिखेंगे नंबर 1 विलुप्त स्पीसीज की सूचना वाली पुस्तक, और नंबर 2 लिखेंगे पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की किस्में एवं विभिन्नताएं। इसी प्रकार से बाईं से दाईं ओर आप लिखेंगे पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं और विलुप्त हुई स्पीसीज 3 नंबर पे, और 4 नंबर पर लिखेंगे आप एक विशिष्ट आवास में पाए जाने वाली स्पीसीज। तो आप ठीक इस प्रकार से इसे देख सकते हैं बच्चों। इस चित्र को देखें और ठीक इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है चित्र बना लें और उसमें लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पर आपके लिए शब्द पहेली है बच्चों, इसको आपको भरना है। किस प्रकार से भरेंगे आइए देख लेते हैं। उत्तर में आप इस प्रकार से लिखें, यहाँ पर लिखें आप उत्तर, और यहाँ पर जो है इसे भरना शुरू करें। यहाँ पर लिखें संकटापन्न, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर संकटापन्न, और यहाँ पर क्या लिखेंगे रेड डाटा पुस्तक, यहाँ पर लिखेंगे जैव मंडल, और इधर को लिखेंगे विविधता, और यहाँ पर लिखेंगे विशेष क्षेत्रीय। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं।
इसके साथ ही बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार कक्षा 8 विज्ञान के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लगातार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं फिर अगले पाठ में कुछ नए प्रश्नोत्तरों के साथ।